अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरीके से संग्रह से उत्पादन यानी कि खाद्य संग्रह की स्थिति से उत्पादन की स्थिति तक किस प्रकार मानव पहुंचा। संक्षेप में तो आइए हम शुरू करें इस चैप्टर को। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम शुरू करें। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसके लिए अलग मौसम की आवश्यकता होती है। अलग मौसम में ये फसल उगाए जाते हैं। अध्याय 2 में हमने ये पढ़ा कि स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया, यानी कि शुरुआती समय में ये जन क्या करते थे कि या तो शिकार करते थे या फिर फल इत्यादि का संग्रहण करते थे। यानी कि अगर बात करें तो मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी ज़्यादा सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। तो ऐसी जगह पे किसी जगह पे कुछ पशुओं को पाला जाता है तो किसी जगह पे किसी और पशुओं को पाला जाता है। अब बात आती है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई। हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि दुनिया की बदलती जलवायु रही है, यानी कि जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ। साथ ही जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है। यानी कि जितने भी वनस्पतियाँ यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी खाने योग्य नहीं होते हैं। इस बात की इन्हें समझ आ चुकी थी। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकलना, ये सब इन्होंने सीख लिया होगा। और इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक यानी किसान बन गए होंगे। आगे अगर हम बात करें, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे, इसलिए उन्हें आकर्षित किया और इस प्रकार से वो पशुपालक बन गए होंगे। अब आगे देखिए बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया क्या है? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग इन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हो, साथ ही जिनके मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। जो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए उन्हीं जानवरों को चुना जाता है जो अहिंसक हो, यानी कि जो हिंसा ना करता हो, यानी कि जो मारने के लिए उतारू ना होते हो, यानी कि जिसको कंट्रोल करना आसान हो। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। अब यहाँ पे ये देखिए, जो जंगली जानवर है उनके दांत और सींग, दांतों में अंतर बताया गया है। और देसी, तो ये जंगली सुअर का है और पालतू सुअर का है। तो जंगली पालतू सुअर के ये दांत हो सकते हैं और ये जंगली सुअर के हो सकते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में
जो हम भोजन करते हैं वो इसी शैली का नतीजा है। अब अनाज के उपयोग की अगर बात करें तो अनाज का उपयोग मुख्य रूप से 4 तरह से होती है। पहला है बीज के रूप में, दूसरा है खाद्य के रूप में, तीसरा है उपहार के रूप में और चौथा है भंडारण के रूप में। भंडारण के लिए यानी कि इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए। देखिए, अगर आप किसी बीज को बोएंगे तो उसमें कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। क्यों रहना पड़ा था? क्योंकि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने। खरपतवार क्या होता है? अनवांटेड प्लांट, यानी कि जो बिना इच्छा के उग जाने वाले पौधे होते हैं, उसको खरपतवार कहते हैं। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को उसके भंडारण यानी कि उसके स्टोर करने की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब आगे चलते हैं कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार किस प्रकार थे, इसको हम देखते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन का भंडारण का एक तरीका है। कृषि आरंभिक कृषकों, पशुपालकों के बारे में पता करें। अब देखो, इसमें हम देखते हैं पृष्ठ नंबर 14 में। अब ये देखिए, ये पृष्ठ नंबर 14 आ गया इधर, यहाँ ये रहा। अब ये देखिए, इसमें ज़रा ध्यान से देखिए। ये जैसे बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, फिर उसके बाद कोल्डी हवा है, महागढ़ा है, चिरांद है, दाऊजली हेडिंग है और पेयमपली है, हल्लूर है। ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से पुरातत्वविदों को खाद्य पदार्थों के अवशेष मिले हैं, यानी कि कहाँ पे क्या चीज़ें उगाए जाते थे। ये कुछ ऐसी जगह, हालांकि बहुत सारी जगहों पे उन्हें सामग्रियाँ मिली है, लेकिन ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ जो महत्वपूर्ण है, मुख्य है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है। तब आगे हम लोग फिर से चलते हैं, उसी पे देखते हैं आगे की बातें क्या है। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य यहीं से मिला है, यानी कि सबूत यहीं से मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये जो निर्दिष्ट स्थान है, निर्दिष्ट मतलब जो दिखाए गए स्थान है, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं, यानी कि बचे हुए भाग हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ कर जलाए गए होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, गलती से भी जलाई जाती है और कभी कभी जानबूझ के भी जला देते हैं, एक दूसरे से जलन भाव के तहत भी। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। अब देखिए, ये तालिका है, यहाँ पे पालतू जानवर और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए, मेहरगढ़ जो कि इस समय आधुनिक पाकिस्तान में है, यहाँ से हमें गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इनके अवशेष मिले हैं। कोल्डी हवा जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में है, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ से चावल और मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, यानी कि जो गाय, भैंस इत्यादि के ये इनके जो खुर होते हैं, नाखून बड़े बड़े जो होते हैं, उनके निशान मिले हैं।
गेहूं और दलहन, गेहूं और दलहन ये गुफ्रकाल जो कि इस समय कश्मीर का एक प्रांत है वहाँ पे मिला है। बुर्जहोम ये भी कश्मीर में है, तो यहाँ से मिला है गेहूं और दलहन यानी कि दाल वाली फसलें। कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के अवशेष मिले हैं। चिरांद जो कि इस समय बिहार में एक जगह है चिरांद, वहाँ पे मिला है गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल की हड्डियाँ इत्यादि, भैंस और बैल की हड्डियाँ इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हल्लूर जो कि इस समय आंध्र प्रदेश में है, हल्लूर, यहाँ से ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। पेयमपल्ली जो कि इस समय आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, इन सब के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये कुछ ही हैं, बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज़ें के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन ये कुछ यहाँ पे उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। अस्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जहोम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और गड्ढे के नीचे रहते थे, इसलिए इन्हें ये कहते थे गर्त। गर्त मतलब होता है नीचे, जमीन के नीचे का में रहना, गर्तवास कहा जाता है। जमीन के नीचे रहने को गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ऐसा हो सकता है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें पुरातत्वविदों ने नाम दिया क्या, नवपाषाण युग। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज या वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता और काफ़ी समय तक इसका प्रयोग किया जाने लगा। अभी भी कुछ जगहों पे इनका प्रयोग होता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन, प्राचीन प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, पाषाण युग, तो प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब आगे की बात करें तो नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि इनकी सजावट भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब बात अगर करें तो क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान यानी कि इसके समय में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका यानी कि रोजी रोटी चलाया करते थे। अब अगर बात करें अन्य रीति रिवाजों की, तो पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से यह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह रहते थे। उन्हें इन्होंने नाम दिया जनजाति। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। अब देखते हैं, थोड़ा जनजाति के बारे में जानते हैं। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज, देखिए खेती के काम में क्या क्या आ जाता है, ज़मीन तैयार करना, बीज बोना, पौधे की देखभाल करना,
फसल काटने का काम शामिल होता है। और इसमें बच्चे का भी प्रयोग करते हैं, यानी बच्चे भी इनकी मदद करते हैं। किसके लिए? पौधों की देखभाल करने के लिए, चिड़ियों से और जानवरों को से सुरक्षा करने के लिए फसलों की। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कुटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को, यानी कि थोड़े बहुत जो जानवर हैं तो उनके लिए बच्चों का कोई भेज दिया जाता है। या जानवरों की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को, देखिए, हर समूह में एक नेता होता है, तो कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो वृद्ध व्यक्ति हो, अनुभवी, या फिर नौजवान योद्धा हो, या फिर पुरोहित हो। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत और कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे यानी कि पूरे जो उनकी बिरादरी है, पूरा जो समूह है, संपत्ति मानी जाती है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से अलग होते हैं। अब आगे बात करें सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण की अगर बात करें तो सूक्ष्म निरीक्षण से पहले हम थोड़ा गांव के बारे में जानते हैं कि गांव की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें मेहरगढ़ जो इस समय पाकिस्तान में है, या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। दर्रा उस हिस्से को कहते हैं जहाँ से दो पहाड़ी के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें कौन कौन से जानवर हैं? हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। अब देखिए, पहले और बाद के स्तर आखिर कैसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये समतल है, यहाँ पे पहले घर बना है, और क्या हुआ कि कई साल हो गए, फिर ये घर पुराना हो गया, फिर इसको तोड़ा, हमने मलबा वहीं पे छोड़ दिया, फिर इसके ऊपर हमने घर बनाया, और फिर उसकी कई सौ सालों के बाद फिर जो है ना उसके ऊपर घर बनाया, उसके ऊपर घर बनाया। तो इस तरीके से तो कह सकते हैं जो सबसे ऊपर का घर है वो सबसे नया है, और जो सबसे नीचे का स्तर होगा वो सबसे पुराना होगा। मृत्यु के बाद इन लोगों का ऐसा मानना था कि सम्मान जताते थे, और उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्योंकि कुछ सामान वो रखते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, और कब्र में मृतक के साथ, यानी जो मरने वाला था उसके साथ बकरी को भी दफनाया गया था। इससे ऐसा माना जाता था कि ये जो है ना परलोक में, यानी दूसरे लोक में जब जाएंगे तो वहाँ पे इनके भोजन के लिए ये काम आएगा। दाव जली हेडिंग। देखो, दाव जली हेडिंग, चलिए हम देखते हैं फटाफट मानचित्र पेज नंबर 14 पे। दाव जली हेडिंग आखिर है कहाँ? दाव जली हेडिंग, ये देखिए, अब इसमें मिल जाएगा आपको दाव जली हेडिंग, जो इस समय आपका ये वाला हिस्सा है, दाव जली हेडिंग। दाव जली हेडिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ
तो दाऊजली हेडिंग में दाऊजली हेडिंग में देखते हैं। अब दाऊजली हेडिंग की बात करते हैं। दाऊजली हेडिंग को हमने देखा मानचित्र में। अब क्या है कि यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर ऐसा माना जाता है कि यह चीन से आया होगा। इसके अलावा काष्ठास्म मतलब जो पुराने लकड़ी जो कि सख्त होकर पत्थर बन गया है उसे काष्ठास्म कहते हैं। उसके औजार और बर्तन भी मिले हैं। और अगर बात करें आगे की तो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग है जो कि तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। अब थोड़ा हम इसके प्रश्न को देख लें। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि देखिए, एक ही फसल के बीज बोने से लेके उसकी कटाई भंडारण तक में समय लगता था, इसलिए वो एक ही जगह पे रहते थे। अब यहाँ पे चावल अगर खाना चाहती है तो उन्हें ऐसे स्थानों पर जाना पड़ेगा जो नदी के किनारे का क्षेत्र हो, यानी कि जो समतल मैदान हो, ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है। मेहरगढ़ के लोग, देखिए ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, क्योंकि पहले के स्तरों के विन्यास से उन्हें पता चला है कि पहले ज़्यादातर ऐसे जानवरों की हड्डियाँ उन्हें प्राप्त हुई जिसको कि भोजन के लिए उपयोग किया जाता था। अब बाद में ऐसे पशुओं की हड्डियाँ मिली जिनको पालतू बनाया जाता था। हल्लूर में अब सही है या गलत है, इनमें से कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से गलत हैं, तो उसको हम देखें। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। तो अब थोड़ा हम देखते हैं हल्लूर की बात जब आ गई है तो यहाँ पे तालिका में देखते हैं। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है, बिल्कुल सही है ये। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, ये भी सही है। चिरांद कश्मीर का एक पूरा स्थल है, ये गलत है। देखिए, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है क्योंकि चिरांद बिहार में है। जेडाइट जो दाऊजली हेडिंग से मिला है चीन से लाया गया होगा, ये भी सही है, यानी कि एक गलत है। अब चर्चा करने की बात है। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना अलग था? 3 अंतर बताओ। तो सबसे पहला अंतर तो आप ये बता सकते हो कि पहले लोग घुमंतु थे, एक समय पे कुछ ही दिनों तक रहते थे और बाद में ये अस्थायी रहने लगे। पहले ये सिर्फ संग्रह करके खाते थे, फल फूल मूल इत्यादि कंदमूल ये सब इकट्ठा करके खाते थे और बाद में ये इनका उत्पादन करने लगे। और इसके बाद और आप बता सकते हो कि अब इनका ये पहले पशुओं का शिकार करते थे, अब पशु को पालने लगे। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब इससे आगे के वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरंभिक नगर, तो यानी कि नगर की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।